नमस्कार साथियों, आज के इस सेशन में स्वागत है। मद्य निषेध बिहार पुलिस जो है इसका जीके और जीएस यानी कि ये दोनों में से हम एक पार्ट लेकर आए हैं। हम सिर्फ इस सेशन के अंतर्गत जीएस को ही कवर करेंगे। जीएस को इस प्रकार से कवर करेंगे ताकि आपका एग्जाम के अंदर कोई भी एक भी सवाल छूटे नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है, और लगभग में जीएस से इस एग्जाम के अंदर जो है जीके जीएस से लगभग 30 सवाल आते हैं। कितने सवाल? 30 सवाल जो है वो आएंगे, और वो 30 सवाल में जो है आपको 30 का 30 पूरा कंप्लीट करना है, और आसान तरीके से जो है आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। एक भी आपको गलत होना नहीं चाहिए अगर आप ध्यान पूर्वक इस पूरे सेशन को समझते हैं तब, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहला जो है शुरू से स्टार्ट करें जीएस। जीएस को हम आज क्या करें, एकदम जीरो से लेकर शुरू करेंगे। हर चीज को, हर टॉपिक को बेहतरीन तरीके से हम समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आपका एक भी सवाल छूटे नहीं। इससे पहले कि आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। तो सबसे पहला सवाल आपका है, विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो देखो, लैटिन भाषा की जो उत्पत्ति जो होती है, विज्ञान शब्द की उत्पत्ति, वो कौन सा लैटिन भाषा होता है? तो लैटिन भाषा जो होता है वो सेंटिसिया है। क्या है? सेंटिसिया। लैटिन भाषा जो है, वास्तविकता में ये जो विज्ञान शब्द जो है इसे हम इंग्लिश में कहते हैं साइंस, और साइंस जो शब्द है वो बना है सेंटिसिया से। भी कभी आपको एग्जाम के अंदर ये वर्ड आपको नहीं मिला होगा देखने को। ये आप 9 क्लास 10 क्लास 11 12 पढ़े होंगे तो ये सारे शब्द का इस्तेमाल आप नहीं देखे होंगे, लेकिन कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ये सारे शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता है जो एक लैटिन शब्द का ही है। तो इसका सबसे पहले सवाल का पहला उत्तर जो हो जाएगा वो क्या होगा? वो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। तो साइंसिया, विज्ञान शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो साइंटिया यानी साइरे शब्द से हुई है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखा जाए। देखिए, साइरेस शब्द क्या है? साइरेस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? साइरेस शब्द का जो है वो शाब्दिक अर्थ क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है? क्या जानना होता है, खोजना होता है, समझना होता है, या वर्गीकरण करना होता है? क्या होता है आखिरकार? तो देखिए, इसका जो मतलब होता है वो जानना होता है। हम लोग जानते हैं विज्ञान, तो विज्ञान का मतलब क्या है? विज्ञान का मतलब होता है विशिष्ट ज्ञान। ज्ञान का मतलब क्या होता है? जानना। तो इसका जो अर्थ है, जो लैटिन शब्द है, उसका अर्थ क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा जानना। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखा जाए। अगला सवाल, जीव विज्ञान के जनक कौन है? जीव विज्ञान का जनक जो है वो किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान का जो जनक है वो किसे कहा जाता है? क्या लैमार्क है, या ट्रेवेरेंस है, या अरस्तु है, या थियोफ्रेटस है? कौन सा जो है जीव विज्ञान का जनक है? आप लोग 9 क्लास 10 क्लास के अंदर भी पढ़े होंगे कि इसका जो जनक कौन है। तो एकदम सिंपल सा सवाल है, क्या है? अरस्तु है। क्या है? अरस्तु। क्या है? जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। देखिए, हम शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके लिए एकदम शुरू से, एकदम जीरो से हीरो तक हम लेकर चलेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखा जाए। जीव विज्ञान शब्द का प्रतिपादन 1802 ईस्वी में किसने किया था? मतलब जीव विज्ञान जो है इस शब्द है, इस शब्द का प्रतिपादन यानी उसका खोज जो है वो 1902 ईस्वी में जो है वो किसने किया था? इसके बारे में कहा जाता है ना, कौन किया था? क्या अरस्तु किए थे, या लेमार्क और ट्रेवेरेंसन ने किए थे, या थियोफ्रेटस ने किए थे, या कैरोलस लिनियस ने किए थे? कौन जो है वो जीव विज्ञान शब्द का प्रतिपादन किए थे? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है लेमार्क। क्या है? लेमार्क और ट्रेवेरेंस ने, ये जो दो वैज्ञानिक थे, वो जीव विज्ञान शब्द दिया था, लेकिन जीव विज्ञान के बारे में उसने बताया था नहीं। आपको यहां पर ध्यान देना होगा, जीव विज्ञान के पिता वो नहीं है, सिर्फ शब्द बताया कि हाँ जीव विज्ञान हम इसको हम कहेंगे। इस प्रकार के अध्ययन हम जब करेंगे तो हम इसे क्या कहेंगे? जीव विज्ञान कहेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखा जाए।
प्राणी विज्ञान यानी जूलॉजी के जनक कौन माने जाते हैं? प्राणी विज्ञान यानी जूलॉजी के जनक कौन माने जाते हैं? तो प्राणी विज्ञान जूलॉजी के जो जनक है वो किसे कहा जाता है? क्या डार्विन है, क्या अरस्तु है, क्या लेमार्क है, क्या मेंडल है? तो किसे कहा जाता है? इसे जो प्राणी विज्ञान का जो जनक है वो कहा जाता है किसे? बताइए जल्दी। क्या होता है? अरस्तु। कौन होता है? अरस्तु। प्राणी विज्ञान के जनक जो होते हैं वो कौन कहलाते हैं? अरस्तु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अरस्तु। प्राणी विज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं? अरस्तु कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखा जाए, वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? वनस्पति विज्ञान का जो है वो जनक कौन है? थियोफ्रेटस हो गया, ल्यूवेनहॉक हो गया, लिनियस हो गया, या अरस्तु होता है? कौन होता है? तो वनस्पति विज्ञान के जनक जो है, वनस्पति यानी वनस्पति विज्ञान में क्या करते हैं? पेड़ पौधों के बारे में, जिसे हम बोटनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बोटनी भी कहते हैं। इसका विज्ञान का जनक जो है वो क्या है? थियोफ्रेटस। किसे कहा जाता है? थियोफ्रेटस को कहा जाता है। थियोफ्रेटस याद रखिएगा, वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेटस को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, सूक्ष्म जैविकी यानी माइक्रोबायोलॉजी का जनक कौन है? वही माइक्रोबायोलॉजी मतलब सूक्ष्म विज्ञान, सूक्ष्म जैविकी का जो जनक है वो किसे कहा जाता है? सूक्ष्म विज्ञान का जो जनक है वो किसे कहा जाता है? तो सूक्ष्म विज्ञान का जो जनक है, क्या रॉबर्ट हुक ने किया था, या लुईस पास्चर ने किया था, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था, या अरस्तु ने किया था? कौन जो ऐसे इसमें से चार वैज्ञानिक है वो जिन्होंने सूक्ष्म जैविकी यानी बायो माइक्रोबायोलॉजी का जनक कहलाते हैं? तो याद रखिएगा, माइक्रोबायोलॉजी के जनक जो है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक को किसे? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक को जो है माइक्रोबायोलॉजी के जनक कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, सजीवों में जीवन का भौतिक आधार किसे माना जाता है? मतलब सजीव जो होते हैं और उसमें जीवन का जो है वो भौतिक आधार किसे मानते हैं? कौन है जो है वो भौतिक आधार है? क्या कोशिका होता है भौतिक आधार, जीव द्रव होता है, केंद्रक होता है, या माइटोकॉन्ड्रिया होता है? कौन होता है आखिरकार? जब भौतिक आधार का मतलब हो गया किसके कारण कोई जीव सजीवों का जीवन होता है। अरे मान लीजिए कि जो कोई जीव है, ये कोई जीव है, और ये जीव है, ये कोई जीव है ना, तो इसका बॉडी जो बना होता है वो किससे बना होता है? ये बना होता है कोशिका से। किससे बना होता है? कोशिका से बना होता है। तो ये कोशिका से बना हुआ है, तो कोशिका किससे बना हुआ? कोशिका छोटे छोटे अंग से बना होता है। क्या होता है? छोटे छोटे अंग से बना होता है ना। और वो अंग जो होते हैं, क्या सॉरी, कोशिका कोशिका को मिलने से क्या बनता? उत्तक बना। क्या बनता है? उत्तक बनता है। और उत्तक जब मिलता है क्या बनता है? अंग बनता है। और अंग बनने से क्या होता है? अंग जब आपस में मिलते हैं तो ये बॉडी का निर्माण होता है। ठीक है, यही तो चीज है। तो अब कहता है कि सजीवों में जीवन का भौतिक आधार। अब जरा थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अगर कोई ये जीव है, अगर ये जीवित कब होगा? जब ये जीवित कब होगा? जब इसकी कोशिकाएं जब जीवित होगी। ये कोशिका जो है जीवित होगा। और कोशिका कब जीवित होगी? कोशिका जब तब जीवित होगी जब कोशिका के अंदर सारे सिस्टम, जिसको हम जीव द्रव क्या बोलते हैं, जीव द्रव जो है वो जीवित रहेगा, वर्क करेगा। तो इसीलिए इसका था भौतिक आधार, जिसके कारण जो है वो उसका एक शेप होता है, एक संरचना होता है। तो कौन होता है? जीव द्रव होता है। याद रखिएगा, सजीवों में जीवन का भौतिक आधार जो है वो कौन होता है? जीव द्रव होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, सजीव शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? बहुत सिंपल सा सवाल है। क्या कहते हैं? इसे हम कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। बहुत बचपन से ही हम लोग ये पढ़ते आ रहे हैं। सजीवों में होने वाले विभिन्न जैविक क्रियाओं को क्या कहते हैं? सजीव में जो विभिन्न जैविक क्रियाएं होती है उसे हम क्या कहते हैं? मतलब सजीव जो होता है वो भोजन करता है, फिर पचाता है, फिर उसे बाहर निकालता है, जिसे हम उत्सर्जन कहते हैं। कहते हैं इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? उपापचय प्रक्रिया, गमन कहते हैं, जनन कहते हैं, या समापन कहते हैं। तो देखिए इस प्रकार की प्रक्रिया में जिसको हम बोलते हैं जैविक क्रिया, जैविक क्रिया में जिसको हम कहा था निर्माणकारी और विनाशकारी प्रक्रिया होती है। और इस निर्माणकारी और विनाशकारी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? उपापचय। क्या बोलते हैं? उपापचय। तो आप याद रखिएगा कि सजीवों में होने वाले विभिन्न जैविक क्रियाओं को क्या कहते हैं? तो उपापचय क्रिया। क्या कहते हैं? उपापचय क्रिया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या है? सरल घटकों के संयोजन से जटिल घटकों का निर्माण क्या कहलाता है? वही सरल घटक जो अभी हमने क्या देखा, निर्माणकारी और विनाशकारी। निर्माणकारी और विनाशकारी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? उपापचय क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपापचय क्रिया कहते हैं। तो उसी प्रकार से उसी से रिलेटेड एक सवाल है कि सरल घटक मतलब अपने शरीर के अंदर कोई चीज टूट कर जो है सरल रूप लिया। क्या लिया? सरल रूप लिया है। और सरल रूप से क्या बनेगा? वो जटिल रूप ले लेगा। क्या होगा?
जटिल घटकों का निर्माण क्या कहलाता है? अपचायी क्रिया कहलाता है, उपचायी क्रिया कहलाता है, श्वसन कहलाता है, या उत्सर्जन कहलाता है? क्या कहलाता है आखिरकार? तो देखिए इसका उत्तर होगा उपचायी। क्या होगा? उपचायी। उपचायी क्या हो जाएगा? उपचायी। याद रखिएगा क्या होगा? उपचायी। अब आपको याद रखना है ना, उपापचयी क्या होता है? उपापचयी ये दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अपचयी। क्या होता है? अपचयी। दूसरा होता है उपचयी। क्या होता है? उपचयी। अब जरा देखिएगा ध्यान से कि सरल घटकों के संयोजन से जटिल घटक का निर्माण, सरल घटक मतलब सरल पदार्थ जुड़कर जटिल चीज का निर्माण की क्रिया को क्या बोलते हैं? उपचायी, है ना। और ये क्या होता है? अपचायी। ये क्या होता है? जटिल से क्या होता है? जटिल से सरल बनता है। क्या होता है? सरल ये बनता है। ठीक है, तो जटिल से सरल बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? अपचयी। मतलब जैसे हमने खाना खाया, हमारा शरीर क्या किया? उसे तोड़ तोड़कर जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बदल दिया, नॉर्मल कर दिया, उसको हम क्या बोलते हैं? अपचयी। अब जब नॉर्मल हो गया, अब ये यही नॉर्मल सामान जो हमारा खाना बचा है, अब हमारा बॉडी उसके मिनरल्स को, उसके रासायनिक कंटेंट को क्या करता है? जोड़ता है, जिसको हम बोलते हैं प्रोटीन का निर्माण। तो क्या होता है? जैसे अमीनो एसिड, मान लिया अमीनो एसिड हमारा बॉडी ने पचाया, तो अमीनो एसिड को राइबोसोम क्या करता है? जोड़ता है, और जोड़कर जो है प्रोटीन क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। तो ये प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया क्या होता है? उपचयी। क्या होता है? प्रोटीन। तो यहाँ पर सरल घटक को जटिल चीजों में बदलता है, इसे हम क्या बोलते हैं? उपचयी क्रिया कहते हैं। ये बात इंपोर्टेंट था, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, तो देखो क्या है, वही जटिल घटकों के अपचयन यानी टूटने से सरल घटकों का निर्माण को क्या कहते हैं? जटिल घटकों के अपघटन। अपघटन का मतलब होता है टूटने से सरल घटक का निर्माण को क्या कहते हैं? तो असरल से क्या होता है? अभी हमने बताया क्या होगा? अपचयी। क्या होगा? अपचयी। क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा अपचयी। चलो नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की क्रिया का उदाहरण है? प्रकाश संश्लेषण जो है वो किस प्रकार के क्रिया का जो उदाहरण है? अपचयी है, उपचयी है, या विखंडन है, या कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं है? तो जरा बताइए प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है ना? उपचयी होता है कि अपचयी होता है? आप जरा देखिएगा, है ना। तो पीछे आइए, जरा देखो कि क्या है। सरल घटकों के संयोजन से जटिल घटक का निर्माण क्या कहलाता है? ये जो है उपचयी। क्या कहलाता है? उपचयी। यानी प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और मिट्टी से कुछ मिनरल्स लेते हैं, सरल चीज मतलब सरल पदार्थ को लेते हैं, और सरल पदार्थ को लेकर जो है ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, यानी कि जटिल बड़ा अणु का निर्माण करते हैं। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा उपचयी। क्या हो जाएगा? उपचयी। तो आपको इस तरह से थ्योरी अगर कंप्लीट रहेगा तो आपको पूरी चीजें क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? ये इसका उत्तर हो जाएगा उपचयी। क्या हो जाएगा? उपचयी। क्या हो जाएगा? उपचयी। उपचयी में क्या होता है? सरल सरल जो है वो जटिल में कन्वर्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट को देखते हैं। श्वसन क्या होता है? श्वसन जो होता है, श्वसन किस प्रकार का उपापचयी क्रिया यानी किस प्रकार का मेटाबॉलिक सिस्टम है? श्वसन जो है किस प्रकार का? उपचयी, अपचयी, प्रकाश संश्लेषण या रासायनिक? तो देखो श्वसन जो होता है किस प्रकार का उपापचयी क्रिया है? उपचयी है या अपचयी है, या प्रकाश संश्लेषण है, या रासायनिक कोई अभिक्रिया? आप जरा सोचो, आप थोड़ा सा सोचो। इससे पहले कि यदि आप नए हैं चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के पास इसको शेयर जरूर कीजिए, ताकि हम आपके लिए इसी तरह से एकदम जीरो से लेकर एकदम अच्छे लेवल तक के सवाल को लेकर आए, और आपका एग्जाम जो है थोड़ा आसान हो पाए। इसके लिए आइए थोड़ा सा एक बार आप जरूर लाइक कीजिए चैनल को। आइए देखते हैं आगे सवाल। तो इसका उत्तर क्या होगा? देखो श्वसन किस प्रकार के उपापचयी क्रिया है? तो ये श्वसन के अंदर होता क्या है? श्वसन के अंदर क्या होता है? जो अभी हमने ग्लूकोज बनाया है C6H12O6, ये हमारा बॉडी पेट पचाता है, पेट से जो पचाने के बाद है ना, इसको ऐसे समझो, और यह ब्लड से होते हुए हमारे कोशिका में जाता है। क्या होता है? कोशिका से जाता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में। कहा जाता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में। और इस माइटोकॉन्ड्रिया में सांस श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा जो है यहां से आता O2। क्या आता है? आप बताओ, इधर से गया ग्लूकोज, इधर से O2, ये दोनों के बीच रासायनिक अभिक्रिया होती है। क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया। अब ये ग्लूकोज क्या होता है? टूटता है। अब बताओ, अभी हमने क्या बताया कि
प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, ये बनता है खाने के अंदर, ये ग्लूकोज क्या होता है, बनता है, या फिर हम जब खाना खाते हैं तो ये भोजन टूटता है और ये बनता है, ठीक है। लेकिन अब श्वसन की प्रक्रिया में ये क्या होगा, टूटेगा, यानी जटिल पदार्थ जो है सरल अवयव में जो है वो घटे होगा। तो क्या हो जाएगा, इसका जो उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा, अपचयन। क्या हो जाएगा, अपचयन। क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा अपचयन। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखा जाए, सजीव कोशिका को किसकी संज्ञा दी गई है, सजीव कोशिका को किसकी संज्ञा दी गई है, लघु रासायनिक उद्योगशाला, भौतिक प्रयोगशाला, जैविक संयंत्र या मशीन। मतलब सजीव की जो कोशिका है उसका क्या नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना। तो क्या है, सजीव की जो कोशिका है लघु रासायनिक उद्योगशाला है। लघु रासायनिक मतलब एक छोटा सा जो है रासायनिक अभिक्रिया बॉडी के अंदर होता है और वो एटीपी का निर्माण करता है, जो जिससे हमारा बॉडी क्या होता है, वो काम करता है। तो इसलिए कहा जाता है इसको उद्योगशाला, लघु उद्योगशाला कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, अगला सवाल को, कौन से सजीव गमन एक जगह से दूसरे जगह प्रदर्शन नहीं करता है, मतलब कौन सा जीव जो है वो कौन सा जीव जो है गमन प्रदर्शित नहीं करता है। गमन, गमन माने गति, मनुष्य नहीं गति करता है, जानवर, हरे पादप और कीड़े, क्या तो हरे पादप ये जो है वो गमन नहीं करते हैं। सजीव द्वारा उद्दीपनों के प्रति ऋणात्मक अनुक्रिया को क्या कहते हैं, उद्दीपन। उद्दीपन क्या होता है, एक रिस्पॉन्स होता है, जैसे क्या होता है छुई मुई के कप को हम छूते हैं तो वो रिस्पॉन्स देता है, या जब को हमें कोई चीज अचानक कोई छूता है तो हमारा बॉडी रिस्पॉन्स देता है, इसी क्रिया को हम बोलते हैं उद्दीपन। और इस उद्दीपन के प्रति घनात्मक अनुक्रिया को हम ही इंग्लिश में बोलते हैं रिस्पॉन्स देना, है ना। तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स क्या बोलते हैं, पॉजिटिव रिस्पॉन्स को हम क्या कहते हैं, सजीवों के द्वारा अगर कोई सजीव जो है उद्दीपन मतलब कोई घटना के प्रति जो है या कोई चीज के प्रति जो है अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स देता है, क्या देता है, रिस्पॉन्स देता है, तो उसे क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम क्या का नाम जानते हैं, क्या कहा जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, फोटोटैक्सिस कहते हैं, या फिलोटैक्सिस कहते हैं, या कैमोटैक्सिस कहते हैं, या थिगमोटैक्सिस कहते हैं, क्या कहा जाता है। देखो सजीवों द्वारा उद्दीपन के प्रति घनात्मक अनुक्रिया को याद रखिएगा, सजीवों के द्वारा उद्दीपन के प्रति है ना घनात्मक अनुक्रिया यानी पॉजिटिव रिस्पॉन्स को क्या कहते हैं, फोटोटैक्सिस। क्या बोलते हैं, फोटोटैक्सिस। क्या बोलते हैं, फोटोटैक्सिस कहा जाता है, फोटोटैक्सिस कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, सजीवों द्वारा उद्दीपन के प्रति ऋणात्मक अनुक्रिया को, नेगेटिव रिस्पॉन्स होता है। जैसे आपको कोई, आपने किसी को पीट दिया, आप छोटे बच्चे को आपने पीटा और क्या किया, छोटे बच्चे ने भी आपको पीट दिया, तो उसके द्वारा जो रिस्पॉन्स आया क्या हुआ, नेगेटिव रिस्पॉन्स हुआ। उसी प्रकार से सजीव के द्वारा इस तरह के नेगेटिव रिस्पॉन्स को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को बायोलॉजिकल कंडीशन के आधार पर क्या कहा जाता है, ये सवाल ये है, ठीक है। तो इसको हो जाता है, सॉरी ये नहीं सॉरी, ये जो है ये सवाल इसका नहीं होगा, तुमने क्या है, ये जो है ये इसका होगा, फिलो। क्या होगा, फिलो। क्या हो जाएगा, फिलोटैक्सिस कहा जाता है। इसका उत्तर जो होगा वो क्या होगा, फोटोटैक्सिस। क्या होगा, फोटोटैक्सिस कहलाता है। नेगेटिव रिस्पॉन्स को क्या बोलते हैं, नेगेटिव रिस्पॉन्स को फोटोटैक्सिस कहते हैं, और पॉजिटिव रिस्पॉन्स को जो है ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स को जो है फिलो, क्या बोलते हैं, फिलो। अब जरा देखिए, आप इसको ऐसे रखिएगा, फिल माने क्या होता है, भरना, फिल माने क्या होता है, भरना, यानी कि पॉजिटिव जब कोई चीज को हम किसी चीज में डालते हैं तो क्या होता है, भरता है। इसलिए इसी तरह से आप इसको याद रखिएगा, फिलोटैक्सिस जो है पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है। क्या होता है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है। और उसका उल्टा क्या याद रखिएगा, फोटोटैक्सिस को क्या बोलते हैं, नेगेटिव। क्या बोलते हैं, नेगेटिव उद्दीपन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल है, अगला सवाल, सजीवों द्वारा अपने आंतरिक वातावरण के अखंडता को बनाए रखने को क्या कहते हैं। अगर कोई जीव द्वारा आंतरिक वातावरण की अखंडता को बनाए रखने के लिए बनाए रखने को क्या कहते हैं, समस्थापन, जनन, वृद्धि या विकास, क्या कहा जाता है। तो इसको क्या कहता है, इसको हम बोलते हैं समस्थापन। आंतरिक रूप से जो है वातावरण के अखंडता को बनाए रखने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, समस्थापन। क्या कहता है, समस्थापन। क्या कहता है, समस्थापन कहते हैं। अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में
कौन स्थानांतरित करता है? अनुवांशिक जो लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी ले जाने का काम कौन करता है? आपको पता होगा डीएनए। डीएनए को क्या बोला? अनुवांशिक पदार्थ। ये बड़ा सिंपल सवाल है, क्या होगा? अनुवांशिक पदार्थ। पृथ्वी पर अनुमानतः कितने प्रकार के जीवधारी विद्वान है? कितने, पृथ्वी पर कितना प्रकार का पूरा जो है वो जीवधारी जो है वो मौजूद है? वो पूरा पृथ्वी की बात कही जा रही है ना। पूरा पृथ्वी पर जो है कितने प्रकार के जो है वो जीवधारी मौजूद है, आपको ये बताना है। क्या 1.5 करोड़ है, 1.7 करोड़ है, 2.0 करोड़ 0 करोड़ है, 3.5 करोड़ है? क्या है आखिरकार? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। 1.7 करोड़ क्या है? पृथ्वी पर अनुमान है कि पूरे पृथ्वी पर जो है वो 1.7 करोड़ जो है वो लगभग जीवधारी पाए जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति लगभग कितने वर्ष पहले हुई थी? कितना वर्ष पहले जो है पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई? 1.3 अरब पहले, 4.6 अरब पहले, या 5.0 अरब पहले, है ना, 2.6 अरब पहले? कितना वर्ष पहले पृथ्वी पर जो है वो जीवन की उत्पत्ति हुई थी? तो इसका जो है उसका उत्तर जो हो जाएगा वो क्या होगा? 4.6 अरब। क्या होगा? 4.6 अरब वर्ष पहले जो है पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई है। और कितना जीव है? 1 पॉइंट कितना है जरा देखिए यहाँ पे, 1 पॉइंट जो है 7 करोड़ जो है, 1.7 करोड़ जो है वो जीव है। और कितने वर्ष पहले हुई है इसकी उत्पत्ति? तो 4.6 अरब वर्ष पहले जो है इस पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। अगर आपसे पूछ दे विलुप्त हो चुके जीवधारियों को छोड़े गए अवशेष को क्या कहते हैं? मतलब जो विलुप्त पृथ्वी पर है ही नहीं और वो पृथ्वी के अंदर कोई दब गया भूकंप के कारण और वो उसके अंदर पड़ा हुआ उधर अवशेष से निकला, उसको क्या कहते हैं? तो बड़ा ही आसान सवाल है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या बोलते हैं? जीवाश्म ईंधन। क्या बोलते हैं? जीवाश्म। क्या बोलते हैं? जीवाश्म। और ईंधन मर गया तो क्या बोलते हैं? जीवाश्म ईंधन। इसको पेट्रोलियम भी बोलते हैं। जीवों को उसकी समानताओं और विषमताओं के आधार पे, जीवों को उसकी समानता मतलब बराबरी या विषमता मतलब वो बराबर नहीं है ना, के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटना क्या कहलाता है? समानता और विषमता के दोनों के आधार पर अगर हम उसको अलग अलग बांटते हैं तो क्या कहलाते हैं? इस प्रक्रिया को क्या कहलाते हैं? नामकरण कहते हैं। देखो बांटना है तो नामकरण तो संभव नहीं है, पहचानना है तो संभव नहीं है बांटना में, है ना। तो वर्गीकरण और वर्गीय दो शब्द है, आप ध्यान। तो समानता और विषमता के आधार पे अगर हम अलग अलग समूह में बांटते हैं, क्या करते हैं? अलग अलग समूह, ध्यान दीजिए, अलग अलग समूह में बांटते हैं तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं वर्गीकरण। क्या कहते हैं? वर्गीकरण। देखिए एक बार लाइक जरूर कीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एकदम जीरो से बता रहे हैं, चैप्टर 22 है ना। और आपका जीएस जो है हर चीज को एकदम बारीक से एक भी टॉपिक छोड़ा नहीं जाएगा। लगातार आप इस वीडियो में बने रहें, अंत तक जरूर देखें। देखिए अब नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का वर्गीकरण किया जाता है क्या कहलाता है? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का वर्गीकरण, वर्गीकरण में क्या होता है? समानता और विषमता के आधार पर बांटना। समानता और विषमता के आधार पर बांटने की प्रक्रिया को क्या कहता है? वर्गीकरण कहता है। अभी हमने देखा तो वही कहता है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीवों का वर्गीकरण किया जाता है क्या कहलाता है? तो जीवों का जो वर्गीकरण किया जाता है इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? आकार की, सार की, वर्ग की या अनुवांशिक की? ये तो संभव ही नहीं होगा। आकार की ये भी संभव नहीं होगा, ये भी संभव नहीं है क्योंकि इसमें तो क्या होगा हमारा? ये सी ऑप्शन, यानी कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का वर्गीकरण किया जाता है ना, वर्गीकरण किया जाता है उसे हम वर्गी कहते हैं। और वर्गीकरण क्या होता है? वर्गीकरण क्या होता है कि समानता और विषमता के आधार पे, समानता और विषमता के आधार पे जब हम उसको बांटते हैं, है ना, जब समूहों में बांटते हैं, यहां रखिएगा, याद रखिएगा, समूह में बांटेंगे तो वर्गीकरण कहलाएगा। और इसकी को हम क्या कहते हैं? पूरे को हम वर्गीकरण क्या कहते हैं? वर्गी कहते हैं। देखिए इसका जो है थ्योरी का भी वीडियो हम डालेंगे तो आप उसको भी देखिएगा इसको पढ़ाने के बाद। वर्गी क्या, वर्गी के जनक किसे कहा था? मतलब आपको इस चैप्टर का जो थ्योरी होता है, ये पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्या है ना, तो वो भी आपको डाला जाएगा, तो वो भी आप देख सकते हैं अगर कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है। अभी फिलहाल आपके लिए एक एग्जाम के व्यू से जो है हम इस तरह से आपके लिए इस चैनल पे लेकर आए हैं। तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। वर्गीकी का जनक कौन है? वर्गीकी का जनक कौन है? लैमार्क है, पैरोल, लिनियस है, अरस्तु है या थियोफ्रेटस है?
मतलब वर्गीकी का जो है वो जनक किसे कहा जाता है, यानी कि इसका जनक, इसको सबसे पहले चीजों को बांटने का सबसे पहले काम ये कौन किए थे, उसका नाम क्या है? लेमार्क है, कार्ल कोरेंस है, या क्या नाम इसका? तो इसको जो है कहा था अरस्तु। किसको कहता है? अरस्तु। किसको कहता है? अरस्तु को कहा जाता है। चलिए, अब आधुनिक वर्गीय के जनक कौन है? आधुनिक का जो है वर्तमान समय में जो है ये जो वर्गीकरण किया है वो कौन है? अरस्तु है, कोरल कैरोल कैरोलस लिनियस है, या डार्विन है, या मेंडल है? तो देखो ये क्या है, आधुनिक में चीजों को बांटने का काम जो है वो किया है वो कैरोलस लिनियस क्या किया? कैरोलस लिनियस है नहीं, ये किए हैं। तो आपको यहां पर दो चीजों को कंक्लूज करना है। वर्गीय के जनक किसे कहता है? तो अरस्तु को। तो ये सबसे पहले चीजों को बांटे थे नॉर्मल वे में, नॉर्मल तरीकों से। जब आधुनिक समय आया तो लिनियस ये वैज्ञानिक थे, ये चीजों को 5 भागों में बांटा बेहतरीन तरीके से। दुनिया में जितने 1.7 करोड़ जो जीव है, इस जीव का अध्ययन करना मुश्किल है। अगर सब मिला जुला रहे, कौन किस जाति का है, किस समूह का है, क्या उसका काम है, इसको जानना मुश्किल है। तो इस आधार पे जो है इसे समझने के लिए अच्छा से क्या किए, कैरोलस लिनियस ने जो है इन्हें बांटा, जिसे हम आधुनिक वर्गीय का जनक कहा जाता है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि एग्जाम में आ जाए आधुनिक वर्गीय के जनक कौन है, तो कैरोलस लिनियस कहा जाता है। देखो आगे, जीवों की विविधता और उसके संबंधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीवों की विविधता और उसके संबंध, मतलब जीव में डिफरेंट पाया जाता है और उसके संबंध क्या है, उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? वर्गीकी नामकरण, वर्गीकरण विज्ञान, या पारिस्थितिकी, क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी क्या कहा जाता है? तो देखो, जीवों की विविधता तो डिफरेंट है तभी तो बांट रहे हैं, और उसके संबंध, अगर हम उसके संबंध का जब अध्ययन करते हैं तो ये पूरा जो आता है, पूरा किस विज्ञान के अंतर्गत हम इसको पढ़ते हैं, उसका नाम है क्या? वर्गीकरण विज्ञान। क्या बोलते हैं उसको? हम वर्गीकरण विज्ञान कहा जाता है। चलो, डॉग फिश वास्तव में क्या है? क्या कुत्ता है, क्या पक्षी है, क्या मछली है, या उभयचर है? क्या है आखिरकार डॉग फिश? डॉग फिश क्या है आप याद रखिएगा। तो डॉग फिश वास्तव में क्या है? एक मछली है। क्या है? मछली है। और यह आपका अंतिम सवाल है। क्या है? अंतिम सवाल है। कल हम फिर इससे आगे का सवाल जो है वो लेकर आएंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए। और बिहार पुलिस और जितने भी एग्जाम है, यह सवाल सभी एग्जाम के प्रीव्यू के आधार पर बनाया गया है। मतलब कि कोई जरूरी नहीं है कि इसी एग्जाम के अंदर इस सवाल आएगा। इसका पैटर्न इस प्रकार से रखा गया, मूल एनसीईआरटी प्रिपेयर जो होता है वो इस तरह के वहां से निकालकर जो है आपके लिए लिया गया, ना कि एक एग्जाम के प्रीव्यू से। हाँ, फिलहाल अभी जो है आपको इस एग्जाम के लिए हम यहाँ पर वीडियो दे रहे हैं, इसके अलावा और भी आएगा। तो ये आपका पहला जो अंतिम सवाल है, इसका नाम क्या? स्टार फिश वास्तव में एक मछली है? हाँ, नहीं, आंशिक रूप से इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका उत्तर होगा? क्या है या नहीं? तो कहा जाता है क्या है? स्टार फिश। क्या स्टार फिश वास्तव में एक मछली है? तो जी नहीं। इसके बारे में और आगे जो है वो चर्चा करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।